Hello, dear students. I, Sadi Rajput, your SSC teacher, and today we will continue class 9th Civics Chapter 2 Constitutional Design. And our today's topic is the Constituent Assembly. Okay, students, let's start our today's topic, the Constituent Assembly. बच्चों, इस टॉपिक में हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी जो असेंबली थी, उनकी जो सभा थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसमें जितने भी हमारे लीडर्स थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे. Who then were the makers of the Indian Constitution? You will find a very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution. So students, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कौन थे, ये जानेंगे हम इस टॉपिक में. और हमें यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो मेन लीडर्स थे उनके बारे में बहुत शॉर्ट में कहें कुछ हमें डिटेल्स मिलेंगी उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या रोल रहा. ओके. The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. देखिए स्टूडेंट, जिन लोगों ने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स ने, रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, वो लोग जिनको हम इलेक्ट करते हैं, वो लीडर्स जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं. तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्यूमेंट है उसको ड्राफ्ट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया, उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके. Election to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. देखिए स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे आपके जुलाई 1946 में. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट बैठक थी, ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग थी वो आपकी कब हुई थी? दिसंबर 1946 में. याद रखिएगा बच्चों ये दोनों पॉइंट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे आपके जुलाई 1946 में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हुई थी आपकी दिसंबर 1946 में. Soon after the country was divided into India and Pakistan. और इसके जस्ट बाद ही जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो दो हिस्सों में बट गई थी, इंडिया और पाकिस्तान में वो डिवाइड हो गई थी. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी बच्चों, ये इंडिया के पार्टीशन से पहले बनी थी, तो इसमें इंडिया के भी मेंबर थे, पाकिस्तान के भी मेंबर थे. बट आफ्टर डिवीज़न यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हमारी डिवाइड हो गई थी. एक आपकी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, एक आपकी पाकिस्तान की, ठीक है, दोनों में डिवाइड हो गई थी. और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली जो असेंबली थी उसमें टोटल कितने मेंबर थे? उसमें आपके 299 मेंबर थे, 299 मेंबर थे. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into force effect on 26 January 1950. बच्चों ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में कि जो हमारी असेंबली थी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि अपना जो वर्क उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का था वो पूरा कर लिया था. कब? 26 नवंबर 1949. ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तैयार हो गया था. उसको इफ़ेक्ट में कब लाया गया, यानी कि उसको लागू कब किया गया?
उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी, आपको याद होगा बच्चों, 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे, है ना। तो रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू किया गया था। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर, है ना। तो इसी दिन की याद में हम हर साल क्या मनाते हैं, हर साल 26 जनवरी मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं एज अ रिपब्लिक डे। ओके, Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि हम सभी ने, मतलब हम लोगों ने ये 50 ईयर्स पहले आज से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। तो 50 ईयर पहले बने हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्यों मानते हैं, हम क्यों फॉलो करते हैं, सारे इसके सारे रूल्स हैं या जो भी लॉज हैं, क्यों हम उनको फॉलो करते हैं। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन। हमने पहले भी एक रीज़न पढ़ा है इसका इस चैप्टर में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे उनके व्यूज़ को ही नहीं बताता है ना। सिर्फ उन्हीं पर बेस्ड नहीं है, उनके विचारों पर बेस्ड नहीं है। It express a broad consensus of its time. It means स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो अपने टाइम पर, यानी कि जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, एक बहुत ही लंबा डिस्कशन चला था इसमें, और बहुत ही लोगों की जो सहमति थी, मतलब बहुत ही लोगों का जो इसको लेकर जो व्यूज़ थे उसको ये बताता है, ठीक है। तो सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स थे सिर्फ उन्हीं के व्यूज़ नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। Many countries of the world have had to rewrite their constitution fresh because the basic rules were not acceptable to the all major social groups or political parties. देखिए स्टूडेंट, कई कंट्रीज़ ऐसी थी वर्ल्ड में जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट यानी कि दोबारा से लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे बेसिक बातें नहीं थी, कुछ ऐसे बेसिक रूल्स नहीं थे जो सभी के लिए, मतलब जितने भी आपके कंट्री में सोशल ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो। यानी कि एक कुछ ऐसी बातें नहीं थी जिनको सभी एक्सेप्ट करें, तो इस वजह से उन्हें अपने कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको दोबारा से लिखना पड़ा। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। और कुछ कंट्री में कुछ कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको महज एक वहाँ पर पीस ऑफ पेपर यानी कि एक कागज़ का टुकड़ा या फिर एक बुक के रूप में, एक डॉक्यूमेंट के रूप में वहाँ पर देखा जाता है। इतना वैल्यू नहीं दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को। नो वन एक्चुअली फॉलो इट, और कोई भी उसको फॉलो नहीं करता है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। ओवर द लास्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी several groups have questioned some provision of the constitution. बट अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा एक्सपीरियंस एकदम बिल्कुल अलग रहा है, क्योंकि लास्ट हाफ सेंचुरी यानी कि अगर हम पिछली आधी सेंचुरी की बात करें तो हमारे जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसके प्रोविज़न के बारे में कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। बट किसी भी सोशल ग्रुप में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने खुद कॉन्स्टिट्यूशन के जो लेजिस्लेटिव है यानी कि उसकी जो वैधता है उस पर कोई सवाल नहीं उठाए हैं। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को
इजीली वे में फॉलो करते हैं और कभी उसके ऊपर कोई ऐसे क्वेश्चंस रेज नहीं किए हैं कि हम क्यों फॉलो करें उन रूल्स को जिन्हें उन लोगों ने बनाए हैं जो आज से 50-60 साल पहले थे। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय हर उस बात का ध्यान रखा गया है कि जिससे जो इंडिया में रहने वाले जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हो, कोई उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। ओके, the second reason for accepting the constitution is that the constitution assembly represented the people of India। और यहाँ पर सेकंड रीज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का कि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मानते हैं, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें इंडिया के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। उस टाइम पर जो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था वो राइट नहीं था, जिसको हम वोटिंग राइट्स बोलते हैं, जो हमें अबाउ 18 ईयर्स के बाद मिलता है। So the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो इलेक्शंस थे वो कंट्री के जो लोग थे वो डायरेक्ट वे में नहीं कर पाए थे, उनको डायरेक्टली चूज़ नहीं कर पाए थे। It elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे उनका जो उनको जो चुना गया था वो मेनली आपके जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनके जो मेंबर थे उन्होंने उनको चूज़ किया था, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दिस इंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि कंट्री के जितने भी आपके जोग्राफिकल रीजन हैं, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों से इसमें कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव शामिल हो। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इंडिया के हर पार्ट से कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव लिया गया ताकि वो अपने एरिया की, अपने लोगों के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए जो लॉज बने, जो भी रूल्स बने, वो उसको समझ पाएँ और उसका जो एक रिज़ल्ट है या इफ़ेक्ट है क्या होगा उन पर, उसको वो समझ पाएँ। ओके, द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लीड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, ये जो आपकी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये डोमिनेट की जा रही थी आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके द्वारा ये डोमिनेट की जा रही थी, यानी कि उनका राइट था इस पर। ठीक है, जिन्होंने जो हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स था ये उसको लीड कर रही थी, है ना। जो हम एक स्ट्रगल कर रहे थे आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए, उसको इस पार्टी ने लीड किया था। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। बट जो कांग्रेस पार्टी थी और उसके खुद से उसके अंदर कई पॉलिटिकल ग्रुप थे, कई लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे, अपने अपने ओपिनियंस थे उन लोगों के। द असेंबली हैड मैनी मेंबर हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। असेंबली में बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो कांग्रेस के जो भी व्यूज़ थे उससे सहमत नहीं थे, उससे एग्री नहीं थे। इन सोशल टर्म्स टू, the assembly represented members from different language group, caste, classes, religion and occupations। सोशल रूप से अगर हम कहें तो इस असेंबली में सभी जाति के, सभी ग्रुप के, सभी क्लासेस के, सभी धर्म के और सभी पेशों के, यानी कि हर व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे। Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very difficult। अगर उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उनका जो सिलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू हुआ था, यानी कि वोटिंग राइट्स के थ्रू हुआ होता, तो तभी इसका जो
एक तरह से जो कॉम्पोजिशन है, जो रूप है, वो कुछ इसी तरह का होता, ठीक है। क्योंकि तभी भी वहाँ इंडिया के डिफरेंट एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुनकर यहाँ आए होते, है ना। तो उस टाइम पर भी इस चीज़ का ध्यान रखा गया था कि इंडिया के हर एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, ताकि उस जगह की जो भी स्पेशलिटी है उसके बारे में हमें जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनके बारे में हमें पता चल जाए। ओके। Finally, the member in which the Constituent Assembly work gave sanctity to the Constitution. देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, उन्होंने जिस तरह से काम किया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह की सेंसिटी कहें तो, यानी कि एक तरह की जो प्योरिटी है, जो पवित्रता है, और एक तरह की जो वैधता है वो देता है। The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनका जो काम था वो काफ़ी एक सिस्टमेटिक वे में था, ओपन था और कंसेंशुअल यानी कि सबकी सहमति से था, ठीक है। यानी कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा कि वो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, सभी के लिए ओपन होना चाहिए, है ना, और सबकी सहमति से होना चाहिए। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए गए, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे सभी एग्री हुए, डिसाइड किए गए। उसके बाद जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो चेयरपर्सन बनाए गए वो आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बनाए गए, जिन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। ड्राफ्ट बोले तो एक प्रारूप के भाई कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कैसे उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे वो, है ना, तो वो प्रिपेयर किया गया। Several rounds of through discussion took place on the draft constitution. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जो भी पॉइंट्स थे उस पर कई बार चर्चा हुई, कई बार डिस्कशन हुआ उन सभी पॉइंट्स पर, क्लॉज बाय क्लॉज। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। लगभग 2000 जो अमेंडमेंट थे, जो संशोधन थे, जो चेंजेस थे उसमें किए गए। जो भी आपका एक फॉर्मेट था, एक ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने में। द मेंबर डेलिब्रेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years। 3 सालों में कुल 114 डेज थे जिन पर डिस्कशन हुआ, जिन दिनों पर डिस्कशन हुआ। Every document present and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. Constituent Assembly में जो भी शब्द वहाँ पर कहे गए, जो भी बात वहाँ पर कही गई, उन सभी को रिकॉर्ड किया गया है और उन सभी को संभाल कर रखा गया है। यानी कि जो 114 डेज़ तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम चला 3 सालों तक, तो उन सब उसमें हर दिन जो भी बातें हुई, जो भी बातें हुई वहाँ पर, जो भी कहे गए, जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए, उन सब का रिकॉर्ड है हमारे पास और उसको रखा गया है। When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. It means student ये जितने भी रिकॉर्ड हमारे पास है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जो 12 वॉल्यूम्स हैं, यानी कि 12 बड़े बड़े जो खंड हैं उनमें प्रिंटेड करवाया गया, ठीक है। इन्हीं डिबेट्स के बिहाव पर, इन्हीं डिबेट्स के पीछे सिर्फ हमारी जो सोच है, जो हमारे एक रीज़न है, उसको समझा जा। These are used to interpret the meaning of the Constitution.
और ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इनको जब हम कभी संविधान के तब कभी कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग के बारे में कुछ डिटेल करना होता है तो तब इन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो बच्चों ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक